Hello friends, welcome to today's lecture. My first lecture is on hydrology and topic is hydrological cycle. So I will here explain you what is hydrological cycle. Before that you must know what is hydrology. So hydrology is combination of two words hydro and logy. Hydro means water and logy means science. So hydrology is science of water. हाइड्रोलॉजी का जो यूज है फॉर सिविल इंजीनियर्स, फॉर इरिगेशन इंजीनियर्स, बहुत सारे जगह पे जियोलॉजिस्ट भी इसका यूज करते हैं। तो हाइड्रोलॉजी का बेसिकली यूज सिविल इंजीनियर्स के लिए क्या है, क्योंकि सिविल इंजीनियर का काम है स्ट्रक्चर्स बनाना। तो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम, वाटर पे भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो अगर हम किसी वाटर पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको वाटर की प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। इस वजह से हम वाटर की प्रॉपर्टी और उसका बेसिक नेचर क्या है, नेचर में क्या क्या फिनोमेना होते हैं वाटर से रिलेटेड और उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए हम हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं सिविल इंजीनियर्स। और फॉर इरिगेशन इंजीनियर्स, क्योंकि उनको क्रॉप ग्रो करनी होती है फील्ड में, तो क्रॉप ग्रो करने के लिए इवेपोट्रांसपिरेशन की जरूरत होती है। इस डेटा को पाने के लिए हमको ये जरूर पता करना जरूरी है कि इवेपोरेशन कितना हो रहा है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें पता करना चाहिए। तो बेसिक नेचर फिनोमेना को इसमें भी जरूरत होती है पढ़ने की। इसी तरीके से और सारे फील्ड्स हैं जिसमें इसको पढ़ने की जरूरत होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपने ये तो जान लिया कि हाइड्रोलॉजी क्या है और ये साइंस ऑफ वाटर है। तो बेसिकली वाटर का पूरा साइंस जो भी नेचुरल फिनोमिना है पूरा हम पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, पूरा पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में 3 पॉइंट है। बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मूवमेंट ऑफ वाटर है कहां से कहां तक, ओशियन देन एटमॉस्फेयर देन अगेन बैक टू ओशियन और सरफेस कह सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी यहाँ पे भी ऑब्लिक सरफेस कर सकते हैं। तो क्या है, बेसिकली सरफेस से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में पहुंचना, एटमॉस्फेयर पे फिर प्रेसिपिटेट होके दोबारा से ओशियन में जाना, ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए हम इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये मूवमेंट ऑफ वाटर है। और क्या है, क्योंकि ये साइकिल है तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट होता नहीं है। लेकिन मैं आपको जिस सीरियल में पढ़ा रही हूँ तो आप उस सीरियल से समझ सकते हैं कि हाँ क्या प्रोसेस को हम पहला स्टार्ट मान सकते हैं और किस प्रोसेस को हम एंड मान सकते हैं। तो मैं कंपोनेंट वाइज भी आपको आगे सारी डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये वाला वीडियो बहुत डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रही हूँ, केवल कॉन्सेप्ट्स पे जा रही हूँ। अगर डेफिनेशन आपको देखनी तो आप नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा पिक्टोरियल डायग्राम से शुरू करेंगे। तो नेचर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने बोला नेचर में मूवमेंट है वाटर का। तो वाटर का मूवमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो सब हम देखेंगे। तो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है ओशियन, ये कोई समुद्र है क्योंकि आप जानते हैं पानी एंड में जाके समुद्र में मिल जाता है, तो हम यहाँ पे एक ओशियन बनाया है। ये कोई स्ट्रीम है, ये अर्थ सरफेस है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना देते हैं, यहाँ पे एक पेड़ बना देते हैं, ये इसकी रूट बना देते हैं, ये आपका हम बना देते हैं वाटर टेबल। अभी इसमें कुछ टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, वो टर्म्स आपको बाद में
जब डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ टर्म समझ में आएंगे। कुछ लोग जो पहले से पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से टर्म्स की बात होती है। वाटर साइकिल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, तो आप लोग को पता होगा थोड़ा थोड़ा सा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। उससे थोड़ा सा आपको अलग है, क्योंकि इंजीनियर्स हैं हम लोग। बचपन में जो पढ़ी चीजें होती हैं और बड़े होने पर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों। तो ये सन है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब सन की वजह से बहुत हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, यानी वेपर का फॉर्मेशन होगा। वेपर का फॉर्मेशन होगा तो इवेपोरेशन होगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वेपर फॉर्म हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो इस तरीके से वेपर का मूवमेंट होगा। अब वेपर्स जाके क्लाउड में स्टोर होंगे और ये क्लाउड का जैसे मूवमेंट होगा, अगर ये किसी ठंडी जगह पे गए तो यहाँ से इन क्लाउड से होगा प्रेसिपिटेशन। मैं यहाँ भी क्लाउड बना दे रही हूँ, हर जगह प्रेसिपिटेशन दिखा दे रही हूँ आपको। तो हुआ क्या कि ओशियन से सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन होने के बाद वेपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगी, फिर एटमॉस्फेयर से वेपर ट्रैवल करेंगी और किसी जगह पे जहाँ पे उनको ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा वहां पे वो कंडेंसेशन होगा और उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। तो अभी कंडेंसेशन वगैरह को हम इग्नोर करते हैं, हम जो बेसिक फैक्टर है जो हमारा आगे यूज होगा हम उसको पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रोसेस है इवेपोरेशन, दूसरा प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन। इसी को हम बोलते हैं बारिश, इसी को बोलते हैं रेनफॉल। अभी आप आगे और डिटेल पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन में सब कुछ आता है, बारिश जितनी भी तरह का मॉइस्चर ऊपर से गिरता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, जितना भी कंडेंसेशन होके जो नीचे पार्ट आता है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। उसमें स्नोफॉल भी कंसीडर होता है, उसमें वाटर भी कंसीडर होता है, उसमें रेनफॉल भी कंसीडर होता है। तो इस तरीके से हुआ प्रेसिपिटेशन। अब जो प्रेसिपिटेशन हुआ, अब क्या है, यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्डिंग है, तो कुछ पार्ट जो होगा वाटर का वो डायरेक्टली क्या होगा, नीचे ना जाके वो किसी पेड़ पे मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा या किसी बिल्डिंग पे इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। क्या होगा कि डायरेक्टली, अब हमारे घर में बड़े बड़े घर बने हुए तो वहां पे पानी इकट्ठा हुआ और वहीं से फिर इवेपोरेट होकर डायरेक्टली चला जाता है सर्फ मतलब एटमॉस्फेयर में। तो ये जो है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन में क्या होता है कि जो रेनफॉल होता है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे ना पहुंच के किसी सरफेस के थ्रू या किसी ट्री के थ्रू या किसी के थ्रू वो वहीं पे रुक जाता है और वहीं से डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, पहला इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, देन इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन अभी मैं अलग से लिखूंगी, अगर आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अलग से लिख सकते हैं इसको। अभी नेक्स्ट में लिखूंगी तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रे डायग्राम बना के। तो फिर इंटरसेप्शन हुआ। अब जैसे ही ये जो ट्रीज हैं, ये जो ट्रीज हैं, अब क्या होगा, जैसे ट्रीज को या किसी प्लांट को, या अगर क्रॉप है, आप इरिगेशन यूज कर रहे हैं तो क्रॉप है, तो क्रॉप क्या होता है कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए वाटर यूज करता है। वाटर यूज करने के बाद वो अपने लीव्स के थ्रू उस वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि प्लांट्स के थ्रू होता है। तो प्लांट्स के थ्रू जो हमारा एटमॉस्फेयर में जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब वाटर क्या हुआ, अब वाटर जो है प्रेसिपिटेशन होके सरफेस पे आया। अब सरफेस पे आया, अगर हमारी सरफेस बहुत सूखी है, पहले से ही बारिश नहीं हुई है या कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, जितना भी सरफेस पे पानी आएगा, कुछ पानी जो है वो जमीन के अंदर चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो सरफेस से सब सरफेस में जो वाटर जाता है बारिश के बाद या ऐसे भी, उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, सरफेस से सब सरफेस में वाटर का जाना। ठीक है, अब इनफिल्ट्रेशन हो गया और जितने भी पोर्स थे सब भर गए।
मतलब जितने भी ये पोर्स थे, जहां भी सूखा सूखा था सब भर गया। अब क्या होगा, जितने भी डिप्रेशन वगैरह थे सब भर गए। अब क्या होगा, पानी बहना स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं रन ऑफ। अब रन ऑफ भी बहुत टाइप का होता है। अब क्या होगा कि अगर जैसे यहाँ पे है पानी, बारिश लगातार हो रही है, ये सारा सरफेस भर गया, इन्फिल्ट्रेट हो गया, ये सारे वॉइड्स जितने भी यहाँ पे थे सब फिल हो गए। अब ये वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा स्ट्रीम के थ्रू और डायरेक्टली ओशियन में पहुंचेगा, जिसको हम बोलते हैं सरफेस के थ्रू। ये पानी, इसको हम बोलते हैं रन ऑफ। सरफेस पे हो रहा है तो सरफेस रन ऑफ, ठीक है। ओवरलैंड फ्लो भी बोलते हैं, आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो सरफेस के थ्रू रन ऑफ हुआ ओशियन में। कई बार क्या होता है कि ये जो इन्फिल्ट्रेटेड वाटर है यहीं कहीं बीच में कहीं इकट्ठा हो रहा है, और क्योंकि कुछ पोर्स में कनेक्टिविटी है तो इसकी वजह से ये डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को ज्वाइन नहीं कर रहा है, यहाँ से डायरेक्टली ओशियन में पहुंच जा रहा है। इसको हम बोलते हैं इंटर फ्लो। अब वाटर टेबल है, वाटर टेबल के थ्रू भी, क्योंकि वाटर टेबल है यहाँ पे वाटर है, तो ये जो ग्राउंड वाटर है अगर ये स्ट्रीम्स में जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर आउटफ्लो। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, जो जो मेजर मेजर कंपोनेंट्स थे मैंने बता दिए। अब मैं आप लोग को अलग से उस कंपोनेंट्स को लिखवाऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या कंपोनेंट्स बताए। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या होगा कि ओशियन के थ्रू सबसे पहला प्रोसेस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा कि सन की वजह से या हीट की वजह से क्या होगा, ओशियन या सरफेस या हर जगह से वाटर इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद इसकी वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाएंगी, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो ट्रेवल करेंगी एयर के थ्रू, और जहां भी उनको ठंडा एटमॉस्फेयर, कोल्ड एटमॉस्फेयर मिलेगा वहां पे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। प्रेसिपिटेट हो जाएंगी तो फिर वो स्ट्रीम में, ओशियन में, सरफेस पे हर जगह जाएंगी। तो अगर वो बिल्डिंग पे जाती हैं और बिल्डिंग पे जाने के बाद कुछ पानी वहां पे रुक जाता है और डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। अगर कोई जो वाटर है जो कि प्लांट यूज कर रहे हैं और डायरेक्टली जो है प्लांट क्या कर रहे हैं, सब सॉइल से वाटर ले रहे हैं, और वाटर लेने के बाद डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जो वाटर जा रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ये जो वाटर जमीन पे आ रहा है, जमीन पे आने के बाद ये जो इन्फिल्ट्रेट होके जमीन के अंदर चला जा रहा है सरफेस से सब सरफेस में, इसको बोल रहे हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। यानी सरफेस से सब सरफेस में जाना है, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जब पूरा इन्फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सरफेस के थ्रू या सब सरफेस के थ्रू अगर वो हमारे ओशियन को, स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ। ठीक है, सरफेस के तो थ्रू सरफेस रन ऑफ, इंटरफ्लो, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे। तो मतलब बेसिकली ये है कि जो लैंड के थ्रू, चाहे वो सब सॉइल में हो या सॉइल में हो या कैसे भी हो, ओशियन में पहुंच रहा है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। तो ये पूरा प्रोसेस है। और नेक्स्ट मैं पिक्टोरियल डायग्राम बना के बताऊंगी कि कैसे होता है। सारे कंपोनेंट को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर ये डायग्राम ऐसा है ना, ये बहुत ज्यादा, इसमें इतने ज्यादा टर्म्स यूज हो जाते हैं, इतने ज्यादा डायग्राम बन जाते हैं कि कभी क्लियर नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप का आप लोग को बताऊंगी ना, तो आप लोग को समझ में आएगा। सबसे ऊपर ये एटमॉस्फेरिक वाटर, मतलब वही समझिए क्लाउड्स वगैरह, इनफ्लो। अब क्लाउड्स है और ये जो एटमॉस्फेरिक वाटर है उसका मूवमेंट होगा, मूव करके इधर उधर बारिश होगी। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक वाटर हो गया। उसके बाद हमारा जो अपर सरफेस होती है तो हम उसको बोलते हैं सरफेस। अब यहाँ सब सरफेस, या इसको हम सॉइल भी बोल सकते हैं, सॉइल, सब सरफेस, जमीन के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तीसरा जो मैंने डायग्राम में सबसे नीचे बनाया था
ग्राउंड वाटर। अब इधर जो मैंने सबसे कॉर्नर में यहाँ पे बनाया था ओशियन, या उसको मैं रिवर बोल दे रही हूँ, चैनल्स बोल दे रही हूँ, डायरेक्टली ओशियन में नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है रन ऑफ होके चल जाएगा। अब पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, अब रिवर्स के थ्रू, ओशियन के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन। और फिर ये प्रेसिपिटेट होके दोबारा से इसमें आएगा, यानी नीचे आने का जो प्रोसेस है वो है प्रेसिपिटेशन। सरफेस से एटमॉस्फेयर में वाटर कैसे जाएगा, अब इवेपोरेशन केवल रिवर से तो होगा नहीं, सरफेस से भी होगा, यानी जमीन से भी कुछ पानी अगर जमीन गीली है तो वो भी इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो यहाँ पे होगा इवेपोरेशन। और अगर पानी बरसेगा भी तो भी हर जगह बरसेगा, तो इसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेशन। अब सरफेस से सब सरफेस में वाटर कैसे जाता है, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, सब सरफेस से ग्राउंड वाटर कैसे जाता है, ग्राउंड वाटर रिवर्स चैनल या ओशियन में कैसे जाता है, ग्राउंड वाटर आउटफ्लो। सब सरफेस से रिवर्स में कैसे जाता है, इंटरफ्लो। सॉइल सब सरफेस से यानी रूट्स के थ्रू जो सब सरफेस का जो वाटर होता है वो पेड़ के थ्रू जाता है एटमॉस्फेयर में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, तो ये पूरा साइकिल से आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे मूवमेंट होता है हर जगह। तो आप इससे क्या समझ रहे होंगे, जैसे इवेपोरेशन हो रहा है तो आपको ये समझ में आ रहा है इवेपोरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, सरफेस से सब सरफेस में कैसे जाता है, ग्राउंड वाटर कैसे रिवर में जाता है, ये पूरा साइकिल आपको इस पिक्टोरियल डायग्राम से समझ में आ रहा है। और कंपोनेंट्स में सीरियल वाइज लिख दे रही हूँ। सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो था इवेपोरेशन, दूसरा था प्रेसिपिटेशन, तीसरा था इंटरसेप्शन, चौथा था ट्रांसपिरेशन, पांचवा था इनफिल्ट्रेशन और सिक्स्थ कंपोनेंट था रन ऑफ। इवेपोरेशन आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इवेपोरेशन का मतलब वाटर का हीट के कांटेक्ट में आते ही, ये वाटर है आपका सन है, हीट के कांटेक्ट में आया, वेपर ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ से ये आपका हो गया इवेपोरेशन, ठीक है। अब यही जो वेपर हमारी ऊपर गई थी ये क्लाउड के फॉर्म में इधर से उधर मूव करी, और जहां भी इनको यहाँ पे कूल एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे हीट थी, यहाँ पे इनको कूल एटमॉस्फेयर हो गया, तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन हो गया। ये दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है इंटरसेप्शन, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पे प्रेसिपिटेशन हुआ, अब बिल्डिंग में कुछ पानी यहीं पे स्टोर कर लिया, नीचे नहीं जाने दिया, और यहीं से वो इवेपोरेट हो गया। तो ये जो पानी का जो रुकना है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। अब ये
रूट्स के थ्रू। अब जमीन के नीचे का जितना भी पानी, जो मॉइस्चर हमारा ये मिट्टी में था, वो सारा इन्होंने यूज कर लिया अपने प्रोसेस में, ग्रो होने के प्रोसेस में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में। उसके बाद अपनी जो लीव्स थी, लीव्स के थ्रू इन्होंने क्या किया, सारे मॉइस्चर को अपने लीव्स पे डाल दिया। इस लीव से वाटर इवेपोरेट हो गया। तो इस प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसपीरेशन। ठीक है। एक टर्म आता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्रॉप जब हम ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि हम किसी सरफेस पे क्रॉप ग्रो करते हैं, तो ओवरऑल जब हम लेते हैं पूरे एरिया का, तो उसमें प्लांट्स भी होते हैं, सॉइल भी होती है, दोनों चीज होती है, तो उसका कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बोल देते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन क्रॉप के केस में। तो ये हो गया ट्रांसपीरेशन। फिर आया इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, अब ये जमीन है, यहाँ पे पानी बरसा, अब यहाँ पे पोर्स कनेक्टेड थे, अब यहाँ से पानी क्या हुआ, जमीन के अंदर चला गया। ये प्रोसेस हो गया इनफिल्ट्रेशन। रन ऑफ। रन ऑफ क्या हुआ, पानी जो आपने देखा होगा कि अब सड़क पे पानी इकट्ठा हो जाता है, हर जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ देर बाद वो बहते बहते जहां जहां फ्लो कर सकता है, कुछ पानी सूख जाता है, इनफिल्ट्रेट हो जाता है, कुछ पानी क्या होता है कि बहते बहते अपना समुद्र तक पहुंच जाता है या किसी रिवर तक पहुंच जाता है चैनल्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है। तो अगर इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन केवल रिवर से नहीं, सरफेस से बहुत सारी जगह से होता है। तो इवेपोरेशन कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट बारिश हो रही है और उस टाइम हीट भी है और बारिश भी हो रही है, तो डायरेक्टली भी इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट कई तरीके से भी होता है, सरफेस से भी होता है, रिवर से भी होता है, डायरेक्टली भी होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये इसके कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट्स: इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन, ट्रांसपीरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ। तो आज के लेक्चर में ये पूरी वाटर साइकिल इतनी ही है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इतनी ही है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया है तो उसको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करेंगे, अगर कोई कंपोनेंट नहीं समझ में आया है, कोई डायग्राम नहीं समझ में आया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।